वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 1 टॉपिक 3 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इस टॉपिक में क्या होता है कि जो इकोनॉमी है और जो जनता का पैसा है, यह इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल और मतलब बहुत से कड़क नियम लगाती है। कौन लगाती है? गवर्नमेंट सरकार। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि वो नियम क्या क्या हैं और आगे क्या प्रोसेस है उसकी। सबसे पहला, रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है? रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित रखने, सिस्टमिक रिस्क घटाने और कंज्यूमर इन्वेस्टर्स का पैसा बचाने के लिए रेगुलेशन ज़रूरी है। इसके तहत बैंकों पर कैपिटल एडेक्वेसी और रिस्क मैनेजमेंट के कड़े नियम लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको घर खर्च के लिए, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक, जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आप सैलरी का कुछ हिस्सा कहाँ लगाते हैं? घर के खर्च में, ठीक, और कुछ हिस्सा क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। ठीक, जब आपको सैलरी मिलती है तो आप इकट्ठा तो खर्च नहीं कर देते हैं, ठीक, उसके लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं। इमरजेंसी फंड क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। इमरजेंसी फंड बचा कर रखते हैं। ठीक, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या बोलती है कि आप लोग जनता के पैसों को, जो आपके पास जमा करके गया है, जो जनता पब्लिक है वो आपके पास पैसे जमा करके गए हैं, उनको क्या कीजिए? आप कैश रिजर्व करके रखिए, मतलब कुछ पैसे बचा कर रखिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका यूज़ किया जा सकता है। तो यही होता है रेगुलेशन। ठीक, ठीक उसी तरह जैसे कि आपने घर के खर्च के लिए, घर में आपने खर्च किया जो भी घर खर्च होता है, ठीक, और बाकी चीज़ आपने क्या किया? इमरजेंसी फंड के लिए बचा कर रख लिया। ठीक उसी तरह बैंक भी आपके पैसों को क्या करती है? कुछ कैश रिजर्व करके रखती है, ताकि आने वाले टाइम में क्या किया जा सके? उस कैश का यूज़ किया जा सके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सुपर रेगुलेटर क्या है? ई कॉमर्स और इंटरनेट ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंकिंग, इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग एजेंसियों के बजाय एक अकेला सिंगल रेगुलेटर, सुपर रेगुलेटर बनाने की बात हो रही है। इससे लागत घटेगी और फैसले तेज होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक को यह रोल दिया जा सकता है। ठीक, मान लीजिए आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है, ठीक, आपके पास कई रास्ते हैं। बैंक है, ठीक, म्यूचुअल फंड है, LIC है, शेयर्स है, ठीक, आपकी सेविंग है, UPI है, IMPS, RTGS। ठीक, गवर्नमेंट ने सुपर रेगुलेटर बताया है कि सुपर रेगुलेटर क्या होता है। ठीक, मतलब कि ऐसा एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन, गवर्नमेंट ने ऐसा एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाने की बात की है, फाइनेंशियल ऐप की बात की है, फाइनेंशियल ऐप, जिसमें आप बैंक की तरह पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, LIC की तरह इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप यहाँ पर शेयर्स भी खरीद सकते हैं। मतलब सब जगह सभी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आप अपने सेविंग यहाँ रख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, पैसे भी 2 तरीके से आप भेज सकते हैं। यही होता है क्या? सिंगल रेगुलेटर, यही है सुपर रेगुलेटर। मतलब गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप ये सब अलग अलग जगह पैसे रखने के बजाय आप कहाँ रखो?
फाइनेंशियल एक एप्लीकेशन में रखो जहाँ सभी सुविधाएं हैं। बैंक की तरह पैसा जमा कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, एलआईसी की तरह इंश्योरेंस ले सकते हैं, शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इसमें यूपीआई चला सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक, इन सबको ध्यान में रखते हुए सुपर रेगुलेटर बनाया गया। ठीक, सुपर रेगुलेटर बिना किसी टकराव के इस एप्लीकेशन पर क्या कर सकती है, नज़र रख सकती है। सिंपल सा ये सुपर रेगुलेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के मुख्य सेक्टर्स और उनके जरूरी नियम्स। गवर्नमेंट ने आइए देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या नियम लगाए हैं। पहला है इंश्योरेंस। 1999 के IRDA बिल ने सरकारी एकाधिकार खत्म कर नया रेगुलेटर बनाया और प्राइवेट कंपनियों को 26% फॉरेन इक्विटी लिमिट के साथ बिजनेस की अनुमति दी। 1999 से पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। हमारे पास क्या ऑप्शन होता था? ओनली गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ भी काम हो, LIC लेना हो या फिर हमें बैंक में डिपॉजिट करना हो, FD करना हो, RD करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट संस्थाएं। लेकिन 1999 के बाद गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया। IRDA बिल ने सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया। जो गवर्नमेंट यहाँ पर कब्जा करके बैठी थी वो सिस्टम गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। ठीक, अब क्या कर दिया? 26% फॉरेन इक्विटी को लिमिट के साथ बिजनेस की अनुमति मिली। अब प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर क्या मिल गई? एंट्री मिल गई। ठीक, ये होता है इंश्योरेंस, मतलब गवर्नमेंट का कड़क नियम। आइए देखते हैं बैंकिंग। 80% बैंकिंग सिस्टम पर सरकारी कंट्रोल है। FDI लिमिट प्राइवेट बैंकों में 74% और सरकारी में 20% है। फॉरेन बैंक्स भारत में साल में सिर्फ 12 नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। ठीक, हम इसकी बात करें तो मान लो कोई अमेरिका की बैंक है। ठीक, अमेरिका का कोई एक बैंक है और ये अपने इंडिया में बैंक खोलना चाहते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट ये अपने भारत देश में आके बैंक नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए क्या नियम बनाया गया है? उसके लिए यह नियम बनाया गया है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं भारत में साल में सिर्फ 12 नई ब्रांचेस खोल सकता है। मतलब कि ये जो अमेरिका का बैंक है यह भारत में सिर्फ एक साल के अंदर कितनी ब्रांचेस खोल सकता है? न्यू 12 ब्रांचेस खोल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकता। ठीक, अगर आपको इससे ज़्यादा ब्रांचेस खोलनी है तो आपको एक साल निकालना पड़ेगा ये 12 ब्रांचेस के साथ। ठीक, फिर अगले साल फिर 12 ब्रांचेस की अनुमति मिलेगी, तो आपके हो जाएंगे टोटल 24। ठीक, 2 साल में 24 ब्रांच हो जाएंगे। तो ये है गवर्नमेंट का रूल। चलिए आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज़। FIIs फॉरेन पेंशन म्यूचुअल फंड को भारतीय प्राइमरी, सेकेंडरी और डेरिवेटिव्स मार्केट में तय लिमिट के अंदर निवेश और ट्रेडिंग की अनुमति है। जैसे कि मान लो कोई अमेरिका का फॉरेन पेंशन या म्यूचुअल फंड है। ठीक, अब यह क्या करना चाह रहा है? अब यह सोच रहा है कि इंडियन शेयर मार्केट में कदम लगाए। ठीक है, ठीक, तो गवर्नमेंट का नियम क्या कहता है कि आपको सिर्फ एक लिमिट दी गई है, आप उस लिमिट के अंदर ही आप इसमें क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी, अगर कोई कंपनी IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कोई एक कंपनी है, वर्किंग कैपिटल के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है और कहीं से फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो कंपनी क्या निकालती है? IPO निकालती है। मतलब
वो कंपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने शेयर जनता के सामने रखती है। ठीक, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ निकाली है तो विदेशी कंपनी डायरेक्ट उनके शेयर को क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। ठीक, अगर ये नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी, मतलब कि किसी पुरानी कंपनी का ओल्ड शेयर खरीद सकता है। ठीक, ये नहीं होता है तो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो शेयर्स को क्या कर सकता है, बाय कर सकता है, वह शेयर्स को बाय कर सकता है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ चैनल्स। न्यूज़ चैनल में अधिकतम 26% फॉरेन इक्विटी की अनुमति है, लेकिन 51% हिस्सेदारी और एडिटोरियल कंटेंट का ऑपरेशनल कंट्रोल पूरी तरह इंडियन पार्टनर के पास होना अनिवार्य है। मान लो कोई विदेशी कंपनी, अमेरिका की कंपनी आती है। अमेरिका कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडियन न्यूज़ चैनल में। इंडियन न्यूज़ चैनल में इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक, तो जो गवर्नमेंट सरकार है, भारत सरकार है, वह इस चीज़ का क्या करती है, इस कंपनी को क्या दे देती है, अलाउ कर देती है कि आप न्यूज़ चैनल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो खबर दिखाई जाएगी इसका पूरा कंट्रोल इंडियन मैनेजमेंट के पास रहेगा, आपके पास इसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सिर्फ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अकाउंटिंग, फॉरेन अकाउंटिंग फर्म तभी प्रैक्टिस कर सकती है जब उनके देश में भी इंडियन फर्म को वैसी ही छूट मिले। ICAI ने फर्म के लोगोस के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये आप हैं, ठीक, और आपका दोस्त फॉरेन में है। ठीक है, ये फॉरेनर है और ये कौन है, इंडियन है। ठीक, अब इस व्यक्ति को भारत देश में क्या करना है, काम करना है। ठीक, अब गवर्नमेंट ने क्या नियम लगाए कि अगर आपके फॉरेन से कोई व्यक्ति अगर हमारे भारत देश में काम करना चाहता है तो हमारी भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि हमारे भारत देश के व्यक्ति को भी विदेश में काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही हम अनुमति देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक, तब अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ये जो भारत देश का व्यक्ति है वो फॉरेन में जाके काम कर सकता है। ठीक, और जो फॉरेन का व्यक्ति है वो अपने भारत देश में आके काम कर सकता है। ठीक, लेकिन वहाँ के किसी भी कंपनी का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ नॉर्मल नेम से ही उसको दिया जा सकता है। जैसे कि स्कूल में सभी स्टूडेंट सेम यूनिफॉर्म पर रहते हैं। ठीक, ऐसा रूल्स तो है नहीं कि आप कुछ भी पहन के आ सकते हो। अगर आप कुछ भी पहन के आ जाओगे तो क्या है, छोटे बड़े का इसमें भेदभाव हो जाता है कि वो बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, वो कितनी ब्रांडेड कपड़ा पहना है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती है। ठीक, तो ये था अकाउंटिंग। सो थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।